What's up guys? I hope you are doing well. ये वीर वेलकम टू स्टडलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूँ, सीधा सीधा क्वेश्चन है, यस और नो में आंसर देना। इज इंडिया क्रिमिनलाइजिंग कॉमेडी एंड एंटरटेनमेंट? क्या हमारी कंट्री में जो कॉमेडी होती है या फिर जो एंटरटेनमेंट होता है उसको क्रिमिनलाइज किया जा रहा है? यस या फिर नो, इसका आंसर आप लोग दीजिए। और जब ये आर्टिकल डिस्कस करूंगा तो काफी कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा। ये कहते हैं ना कि आप लोगों के चक्षु खुलेंगे। जी हाँ, बिल्कुल आप लोगों के चक्षु खुलेंगे इस आर्टिकल को देखकर। ठीक है, तो कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, न्यूज देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले जो आज की सबसे खतरनाक न्यूज मुझे लगी वो है पोल्यूशन के बारे में। पोल्यूशन के बारे में क्या बात की जा रही है? पोल्यूशन के बारे में ये बोला जा रहा है कि हर साल हमारी कंट्री में अगर बात की जाए, दिल्ली के अंदर अगर बात की जाए, आप लोग यहाँ पर कितने सारे लोगों की जान जा रही है पोल्यूशन के बारे में। तो एक डेटा है आप लोगों के सामने कि पोल्यूशन कितना खतरनाक है आप लोगों के लिए। तो यहां पर जो बात बोली गई है कि पोल्यूशन किलिंग ये 54,000 इन दिल्ली। ये कौन बता रहा है? ग्रीन पीस की एक रिपोर्ट निकल कर आई है, उसके द्वारा यहां पर ये बताया गया कि इंडियन सिटी में अगर आप लोग बात करिए, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, लखनऊ, ये वो हैं जो ग्लोबल लेवल पर मोस्ट पोल्यूटेड सिटी के अंदर इनको काउंट किया गया है। हमारी सिटी जो है वो मोस्ट पोल्यूटेड सिटी के अंदर आ रही है, जिसमें से मोस्ट 5 अगर आप लोग बात करें जहां पर काफी लार्ज स्केल पर जो जनता भी रहती है, ठीक है, तो मोस्ट 5 जो पॉपुलस सिटीज हैं जिसमें बहुत सारी जनता रहती है, इसमें दिल्ली, मैक्सिको सिटी, इसी के साथ में साओ पोल, ठीक है, संघाई, टोक्यो, तो ये वाले एरिया आप लोगों को देखने को मिलेंगे जहां पर काफी लार्ज स्केल पर लोगों की जान जा रही है पार्टिकुलेट मैटर की वजह से। पार्टिकुलेट मैटर क्या होते हैं? अगर आप लोग कोयला जलाते हैं तो उसमें से बहुत महीन कण निकल कर आते हैं जो कि सांस के थ्रू आप लोगों की बॉडी के अंदर जाते हैं और वो आप लोगों की बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये सो ग्रीन पीस के द्वारा बताया गया है हमारी कंट्री में। अगर आप लोग फोकस देकर चलते हैं तो इसने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताई है जो मुझे पर्सनली ये लगी, जिसके साथ में लोग कंपेयर कर पाएंगे। देखिए, एक साइड में लोगों की जान जा रही है और दूसरी साइड में हमारी जो एक तरीके से जो इकोनॉमी को लॉस हो रहा है उसके बारे में बताया गया है। सोचिए, यहां पर इसके द्वारा बताया गया कि 54,000 के करीब जो लोग हैं उनकी जान गई पोल्यूशन की वजह से दिल्ली के अंदर। और साथ साथ में ये बताया गया कितना कितना कॉस्ट यहां पर आ रहा है इसकी। तो लगभग यहां पर 58,000 करोड़ रुपए यहां पर ये कॉस्ट आई है, यानी कि इतना नुकसान यहां पर जो इकोनॉमी को हुआ है पोल्यूशन की वजह से। मुंबई के अंदर अगर बात करें तो 25,000 लोगों की जान गई है, लगभग 26,912 करोड़ रुपए का यहां पर नुकसान हुआ है पोल्यूशन की वजह से। सेम फंडा बेंगलुरु के अंदर आप लोग देखते हैं, हैदराबाद, चेन्नई और लखनऊ। तो इससे यह पता चलता है कि जो पोल्यूशन है वो कितने हद तक यहां पर नुकसान पहुंचाता है हर एक लेवल पर। तो पोल्यूशन जो है वो काफी खतरनाक एक तरीके से मुद्दा बनता हुआ आज के डेट में। और इसके बारे में एक आर्टिकल भी बड़ा प्यारा सा है जो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, आप लोग समझ पाएंगे उसके बारे में कि आगे आने वाले टाइम में अगर पोल्यूशन के साथ में हम लोग डील नहीं करेंगे, अगर क्लाइमेट चेंज के साथ में हम लोग डील नहीं करेंगे तो वो हमको कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। और हमको तो छोड़िए, जो आने वाली जनरेशन है उनको कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो ये थी यहां पर एक न्यूज। दूसरी जो इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर आ रही है क्वाड की साइड से। क्वाड बोलते हैं जिसमें 4 कंट्री है। 4 कंट्री कौन है? इंडिया हो गया, यूएसए हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और जापान हो गया। इनके द्वारा मिलकर ये क्वाड बनाया गया था। क्वाड का बेसिक पर्पज ये था एक तरीके से स्टार्टिंग से अगर आप लोग देखकर चलिए कि जो चाइना का वर्चस्व है यहां पर, साउथ चाइना से बात कर लिए, चाइना अपनी दादागिरी दिखाता है हर एक लेवल पर। तो इंडो पैसिफिक रीजन में, ये इंडियन ओशन वाला रीजन हो गया, पैसिफिक ओशन वाला रीजन हो गया, तो इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर यहां पर कैसे शांति बनाकर रखनी है। अभी आप लोगों को पता है म्यांमार के अंदर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को उठाकर फेंक दिया गया, यानी कि कू कर दिया गया वहां की जो मिलिट्री पावर थी। अब यहां पर यह बोला गया कि एक रूल ऑफ लॉ इंप्लीमेंट होना चाहिए, यानी कि जनता के द्वारा जिसको वोट दिया गया वो पावर में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी आकर उठाकर फेंक देगा। तो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम एस्टेब्लिश होना चाहिए। तो उसके ऊपर भी यहां पर बात की जा रही है यूएसए के द्वारा। डोनाल्ड ट्रंप होते तो वो इन सब चीजों के बारे में ज्यादा बात नहीं करते, पर लेकिन जो बाइडेन जो कि 46 प्रेसिडेंट बने अभी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के, उनके द्वारा इनके ऊपर खुलकर बात की जा रही है। तो देखते हैं किस तरीके से यहां पर शांति आ पाती है। तो ये एक काफी बड़ा मुद्दा है। फ्रंट पेज पर आज न्यूज देखने को मिलेगी आप लोगों को, जिसमें अभी आईपीएल की बोली लगाई गई है। तो एक साइड में आईपीएल की बोली है और पैरेलल में दूसरी साइड में किसानों का प्रोटेस्ट है। किसानों के द्वारा यहां पर रेल रोको अभियान चलाया गया जो कि पीसफुल रहा, शांतिपूर्ण रहा, ऐसा यहां पर बताया जा रहा है। बाकी बताया जा रहा है यहां पर जो टॉप जो क्रिकेटर जिनको पिक किया गया, तो जो यहां पर जो क्रिस मॉरिस है उनको 16 करोड़ के करीब यहां पर दिए गए। ठीक है, ये अलग अलग कंट्री के, हमारी कंट्री में जो प्लेयर आते हैं खेलने के लिए उसके बारे में बात की जा रही है, इनकी बोली लगाई जाती है। ठीक है, तो इसके साथ में यहां पर जो कई सारे और भी हैं, जैसे युवराज सिंह को 16 करोड़, ठीक है, दिल्ली रेड डेविल्स
के द्वारा। तो कई सारे ऐसे यहां पर जो पर्सन है जिनकी बोली लगाई गई, तो उसी के बारे में एक एनालिसिस किया जा रहा है। तो ये क्रिकेट जो है आज की डेट में सबसे ज्यादा महंगा खेल हो चुका है। यहां पर सबसे ज्यादा जो ह्यूज मनी आप लोगों को देखने को मिलेगी वो क्रिकेट के अंदर देखने को मिलेगी। हमारी कंट्री की जो बीसीसीआई है वर्ल्ड में मोस्ट एक तरीके से प्रॉफिटेबल या फिर पैसे कमाने वाली बॉडी आप लोग उसको बोल सकते हैं। तो ये कुछ बातें बताई जा रही है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है फेसबुक के बारे में। फेसबुक के द्वारा ऑस्ट्रेलिया में अभी बोल दिया गया है कि वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो न्यूज है वो नहीं दिखाएंगे, यानी कि जो सोशल मीडिया जाइंट है उसके द्वारा बोला गया है कि मीडिया का जो कंटेंट है वो ब्लॉक कर देंगे, कोई भी यहां पर उसको नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा ऐसे रूल लाए जा रहे थे कि आप लोग जो मीडिया का कंटेंट दिखाते हो तो उनको पेमेंट करो, पर पेमेंट करने का बिल्कुल मना करके इन्होंने न्यूज कंटेंट दिखाना ही ऑस्ट्रेलिया के अंदर बंद कर दिया। तो अब इनको डर ये लग रहा है, जो भी बड़े बड़े ये जैसे गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, जो बड़ी बड़ी कंपनी है, कि कल को चलकर अभी तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर इन्होंने बंद कर दिया। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे व्हाट्सएप पे अगर हम लोग बोले कि हम लोग व्हाट्सएप पे जो प्राइवेसी पॉलिसी है आप लोग लेकर आओगे तो व्हाट्सएप यूज करना बंद कर देंगे, आप लोग इसको मत लेकर आओ। तो व्हाट्सएप तो जो फेसबुक बोले कि व्हाट्सएप हमारा है भाई साहब, नहीं यूज करना है, मत करो। एक कंट्री यूज नहीं करेगा तो क्या बिगड़ जाएगा, और कंट्री यूज कर रही है ना। तो अगर बात करो सारी ही कंट्री यूज करना बंद कर दे तो 2 मिनट में इनकी पतलून गीली हो जाएगी। तो जो लोग मेहनत कर रहे हैं, अपना कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, ये उनको पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये इस तरीके से खुद सारे एडवर्टीजमेंट के जो पैसे हैं ये अपनी पॉकेट में रखते हैं, और यहां पर जो कंटेंट क्रिएट कर रहा है, जिसका कंटेंट ये दिखाते हैं, उसको पैसा नहीं देने के लिए तैयार। तो इसके ऊपर ये न्यूज है। तो देखते हैं आगे क्या कंडीशन बनती है। तो छोटी छोटी न्यूज है, 5-7 मिनट में देख लेते हैं, इसके बाद में एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। ई श्रीधरन, इनको मेट्रो मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, इनके द्वारा बीजेपी ज्वाइन की जा रही है, और केरला के अंदर जो इलेक्शन है वहां पर इलेक्शन लड़ने वाले हैं। तो देखने वाली बात ये होगी कि क्या होता है रिजल्ट में, जो भी होगा। तो इनके द्वारा बताया जा रहा है कि ये जो अप्रोच रहेगी पॉलिटिक्स की वो कंप्लीटली डिफरेंट रहेगी। पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स के तरीके से नहीं, ये एक अच्छी पॉलिटिक्स करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं कितने अच्छे से चीजें हो पाती है इंप्लीमेंट, तो वो आगे आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। मैंने मेट्रो मैन ऑफ इंडिया के बारे में बताया। वोटर मैन ऑफ इंडिया कौन है, क्या आप लोग जानते हैं? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में उनका नाम लिखिए। आगे चलते हैं। यहां पर ये एक इंपॉर्टेंट जो न्यूज निकल कर आ रही है, इसको सुनकर आप लोग थोड़े से हैरान हो गए जरूर। आखिर क्या है न्यूज में? न्यूज में ये बात है कि पीएससी, जो केरला के अंदर जो जैसे स्टेट के पीएससी के जो पेपर होते हैं उसमें कई सारे रैंक होल्डर हैं आज के डेट में, और वो लंबे समय से उनके अपॉइंटमेंट पेंडिंग पड़ा हुआ है। पर केरला की गवर्नमेंट क्या करती है? केरला की गवर्नमेंट यहां पर ये करती है कि कॉन्ट्रैक्ट पर लोगों को लेती है और कॉन्ट्रैक्ट पर लोगों को लगाती है यहां पर काम करने के लिए। और जब वो कॉन्ट्रैक्ट 5 साल 6 साल कंटिन्यूअस चलता रहता है तो फिर उनको चल के परमानेंट कर देती है। पर लेकिन जो इंसान अपनी आंख फुड़ाकर अपनी जो अपने घर वालों का जो पैसा बर्बाद कर अपनी जो जवानी की जिंदगी बर्बाद कर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको अपॉइंटमेंट नहीं दी गई है। इवन सिलेक्शन होने के बाद भी वो पेंडिंग में पड़े हुए हैं। तो यहां पर बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको यहां पर केरला के अंदर भी क्या किया गया, उनकी अपॉइंटमेंट को इनके द्वारा फिक्स कर दिया गया, जो कि यहां पर स्टार्टिंग में टेम्परेरी थे। बोला कि आप 5 साल से जॉब करें, 10 साल से जॉब करें, तो उनको फिक्स कर देते हैं। मतलब जो एग्जाम क्लियर करके जा रहे हैं वो तो फालतू के लोग हैं, आप लोग यहां पर इनको फिक्स कर रहे हैं जो आप लोगों ने टेम्परेरी लगाए थे। तो यहां पर बोला जा रहा है कि उन जो टेम्परेरी जिनको लगाते हैं, जब 10-10 साल काम करते हुए हो जाता है तो वो कोर्ट में चले जाते हैं कि इतने दिन से काम कर रहे हैं, अब क्या करेंगे। भाई तुमको पता था ना स्टार्टिंग में कि टेम्परेरी तौर पर तुमको यहां पर रखा गया है। अब एक इंसान हुआ जो प्रिपरेशन कर रहा है, अपनी मेहनत कर रहा है, वो सिलेक्ट होकर आ रहा है, और एक तुमको टेम्परेरी बेसिस पर तुमको यहां पर रख लिया और अब फिक्स करने की मांग कर रहे हो। तो स्टार्टिंग में पता था ना कि टेम्परेरी बेसिस पर रखा गया है, तो ये तो गलत बात है। जो लोग जो अपनी तैयारी कर रहे हैं, जो बेचारे परेशान है इतने दिनों से, आप लोग उनको छोड़कर टेम्परेरी बेसिस पर रखे गए लोगों को फिक्स कर रहे हैं। तो जब गवर्नमेंट से इसके बारे में पूछा गया तो गवर्नमेंट ये कह रही है उन्हीं को लगाया जिनको 10 साल ओनली हो चुकी है काम करते करते। पर लेकिन रियलिटी में जब चेक किया गया ग्राउंड लेवल पर जाकर, तो ये बताया जा रहा है ऐसे ऐसे भी लोग हैं जिनको 5-5 6-7 साल हुए काम करते करते, उनको बैठा लिया गया, जबकि जो क्लियर किए हुए एग्जाम अपने घर बैठे हुए लोग बेचारे की ज्वाइनिंग आएगी, उनको ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। एक और आरोप गवर्नमेंट के ऊपर यह लगाया जा रहा है कि ये लोगों को यहां पर ये परमानेंट कर रहे हैं जो इनकी पॉलिटिकल पार्टी के साथ में कनेक्ट है। तो ये भी यहां पर कई सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। तो उसके चलते बेचारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, तो फिर यहां पर लाठीचार्ज चल रही है। तो ये है सत्ता का नंगा नाच, आप लोग जो देख सकते हैं। ये बिल्कुल गलत चीजें होती हैं, जो भी है मुझे एग्जैक्ट जो चीजें यहां पर जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, वो बेसिकली अगर कोई सेलेक्ट होकर आ रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो आप लोगों ने टेम्परेरी लगाए हैं उनको आप लोग एक तरीके से जॉब मत दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि कम से कम जो सेलेक्ट होकर आ रहे हैं, बेचारे मेहनत करके आ रहे हैं, उनको पहले जॉब दीजिए, फिर बाद में जो पोस्ट बच जाए फिर टेम्परेरी वालों को भर लीजिए आप लोग। पर लेकिन वो सेलेक्ट वाले घर बैठे हुए वेट कर रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन हुआ है तो हमको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। तो ये एक गलत बात है यहाँ पर।
हैदराबाद विंस ग्लोबल जो ट्री सिटी स्टेटस। तो हैदराबाद हमारी कंट्री में तेलंगाना की कैपिटल है, याद रखिएगा आंध्र प्रदेश की भी कैपिटल हालांकि आज के डेट में टेम्परेरी तौर पर। तो यहां पर बात की जा रही है कि इसको ट्री सिटी स्टेटस मिल गया है। अगर आप लोगों से पूछे हमारी कंट्री में ट्री सिटी स्टेटस किसको मिला है, तो ये मिला है हैदराबाद को। तो अर्बन फॉरेस्ट्री के द्वारा कैंपेन चलाया गया था जिसके द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया। ये है यहां पर अर्बोर डे फाउंडेशन जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर, तो इनके द्वारा मिलकर यहां पर ये अवार्ड दिया गया है हमारी कंट्री में हैदराबाद को। ठीक है, तो ग्रीनरी के फील्ड में काफी अच्छा बेसिकली बताया जा रहा है हैदराबाद को। तो एक अच्छी बात है, हमारी कंट्री की जो सिटी है उसको इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, तो एक पॉजिटिव साइन आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये था ओवरव्यू। आइए बात करते हैं आप लोगों के सामने यहां पर कोमरोज आइलैंड, जाकर मैप पे नहीं हारेगा कहां पर ये लोकेटेड है, बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करेंगे आज के हम इस डिस्कशन में। तो कई सारे आर्टिकल हैं यहां पर जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेक्चर की अगर पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना। अरे हाँ यार, आप लोगों के द्वारा एक मूवी शेयर की गई थी चोक एंड डस्टर, ठीक है, वो मूवी कल मैंने देखी, कितनी माइंड ब्लोइंग मूवी है ये। ऐसी जो मतलब ये मूवी मुझे लगा 2009 में आई थी, ठीक है, पर लेकिन मैंने अब देखी है, बच्चे के द्वारा शेयर की गई, बहुत प्यारी मूवी लगी यार, थैंक्स अ लॉट। मैंने उसको टेलीग्राम वगैरह और सब जगह शेयर किया था, अगर आप लोगों को टाइम मिलेगा तो उसको जरूर देखना। ठीक है, मुझे पर्सनली बड़ी प्यारी मूवी लगी। ऐसी ही एक मूवी थी गीता रानी करके, हम लोगों ने देखी थी, ठीक है, वो भी स्कूल और टीचर्स के बारे में बात कर रही थी, बच्चों के बारे में कैसे कैसे चीजों को लिया जा सकता है। कई सारी मूवी, एक ऐसी मूवी आरक्षण है, आप लोगों ने देखा होगा, बड़ी प्यारी मूवी वो भी मुझे लगती है। तो कई सारी ऐसी मूवी है जो आप लोग देख सकते हैं। ये मूवी आप लोगों को आंसर राइटिंग में भी हेल्प करेगी। अगर आप लोग एथिक्स के पेपर में जा रहे हैं तो आप लोगों का एक अच्छा आंसर निकल कर आएगा, निबंध आप लोग लिख रहे हैं तो इनको आप लोग अपना पार्ट बना सकते हैं, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी आप लोगों को हो जाएगा, कुछ नई चीजें जानने को मिलेगी। ठीक है, तो आइए अब आर्टिकल के बारे में हम लोग यहां पर देखेंगे। कई सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहां पर जो मैंने अभी आप लोगों से बात की थी एंटरटेनमेंट के बारे में, वो ये वाला आर्टिकल है, किस तरीके से क्लाइमेट जो प्रॉब्लम पहुंचा रहा है, क्लाइमेट चेंज जो है वो नुकसान पहुंचा रहा है और कैसे मिलकर काम करना है, ये वाला आर्टिकल है। तो इसके ऊपर भी हम लोग नजर डालेंगे क्या क्या बातें यहां पर की जा रही है। इन्फ्लेशन के बारे में बात की जा रही है, महंगाई किस तरीके से बढ़ रही है, तो महंगाई का मुद्दा कहां तक पहुंच रहा है तो वो जानेंगे। पुडुचेरी के अंदर क्या घमासान चल रहा है वो समझेंगे। यहां पर एक पर्टिकुलर आर्टिकल जो है ये निकल कर आया कि अभी रिसेंटली जो कोर्ट ने कुछ मीडिएशन करने वाला काम स्टार्ट कर दिया है, अपना रियल जजमेंट देने वाला मुद्दा छोड़कर, तो उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। ठीक है, तो ये तमिलनाडु से रिलेटेड मुद्दा है यहां पर, ये इसको हम लोग नहीं देखेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल उनको देखते हैं। और आज है फ्राइडे को यहां पर ये एक्सपीरियंस अपना शेयर करते हैं जो जर्नलिस्ट होते हैं, तो ये काम का नहीं है। और ये है कार्टून, इस कार्टून से रिलेटेड आप लोगों को एक आर्टिकल भी डिस्कस करूंगा, तो जब आर्टिकल डिस्कस करूंगा तभी इसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। आप लोग इस कार्टून से क्या समझते हैं, 40 से 50 शब्द में आप लोग लिखिएगा। ये बात कर रहा है पुडुचेरी के बारे में। तो पुडुचेरी से राजभवन से अभी एक पर्टिकुलर पर्सन को बाहर उठा के ले गए, ये दिखाया जा रहा है यहां पर। वो पर्टिकुलर पर्सन कौन है तो वो आप लोगों को आर्टिकल में देखने को मिलेगा, तब तक आप लोग अपना कमेंट में कुछ गेस कर सकते हैं, आंसर बता सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के सामने यहां पर क्वेश्चन है जो आप लोगों को अटेम्प्ट करने यहां पर बात की जा रही है। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ राइट टू प्रोटेस्ट इन ए डेमोक्रेसी, यानी कि जो लोकतंत्र के अंदर जो एक तरीके से विरोध करने का जो अधिकार है उसका क्या सिग्निफिकेंस है आप लोग को ये बताना है। आखिर क्यों डिस्कस कर रहे हैं उसको समझ लेते हैं। डिस्कस इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कई सारे ऐसे तरीके इख्तियार किए गए जिसके चलते राइटर जो है वो उनसे खुश नहीं है। राइटर बोल रहे हैं कि एजुकेट करने का काम होता है सुप्रीम कोर्ट का। एजुकेट करने का मतलब कि आप लोग मुद्दों को सुनिए और मुद्दों को सुनने के बाद में जो सही है और जो गलत है उसको सबको काउंट करते हुए अपना डिसीजन दीजिए। पर लेकिन कोर्ट क्या कर रहा है, कोर्ट मीडिएशन का काम कर रहा है। तो कोर्ट मीडिएट नहीं करता है, मीडिएट का काम तो कोर्ट के बाहर होता है, तो कोर्ट मीडिएशन का काम कर रहा है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जब हमारी कंट्री में इंप्लीमेंट करने की बात की गई तो कोर्ट ने बोला यार इतने दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है, मीडिएशन का काम कर लेते हैं। सेम फंडा यहां पर अभी फार्मर का जो प्रोटेस्ट चल रहा है तो कोर्ट ने फिर बोला कि मीडिएशन कर लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और फार्मर के बीच में। तो राइटर इससे खुश नहीं है। राइटर बोल रहे हैं कि कोर्ट जिस काम के लिए बनाया गया वो काम करे, मीडिएशन का काम कोर्ट नहीं करेगा। कोर्ट को अलग रहना चाहिए इन सब मुद्दों से। कोर्ट को तो रियलिटी में एग्जैक्ट डिसीजन क्या होना चाहिए उसके ऊपर फोकस देना चाहिए। ये मीडिएशन वाला काम अगर कोर्ट करेगा तो फिर एजुकेट करने वाला काम कौन करेगा, डिसीजन देने वाला काम कौन करेगा। तो ये गलत बात है। कोर्ट अपनी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है कहीं ना कहीं उससे दूर जा रहा है, तो ये कोर्ट का काम नहीं है। तो इसके बारे में अभी न्यूज क्यों है वो समझ लेते हैं। न्यूज इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिफ्यूज कर दिया गया, यानी कि मना कर दिया गया रिव्यू करने से, जो उसका पहले एक वर्डिक्ट आया था, पहले डिसीजन दिया था शाहीन बाग केस में। शाहीन बाग का प्रोटेस्ट काफी लंबे समय तक चलता रहा, तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया 7 अक्टूबर 2020 में कि एब्सोल्यूट राइट नहीं है आप लोगों के पास में प्रोटेस्ट करने का। यानी कि प्रोटेस्ट आप लोग ऐसा नहीं है कि कितने भी लंबे समय तक चलाते रहे, आप लोगों को देखना पड़ेगा किस जगह पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और किस टाइम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर आप लोगों का प्रोटेस्ट किसी को हैम्पर कर रहा है तो ये आप लोगों का हक नहीं है प्रोटेस्ट करने का। तो ये बात यहां पर कोर्ट के द्वारा बोली
गई। तो राइटर यहां पर ये बोल रहे हैं कि कोर्ट ने यहां पर ये तो देख लिया कि किसी के राइट का हनन हो रहा है और किसी के दूसरे को राइट को फायदा नुकसान हो रहा है, वो सारी चीजें तो देख ली, पर मोरलिटी का जो ग्राउंड है कोर्ट ने वो काउंट नहीं किया, जो खासकर फंडामेंटल राइट का क्वेश्चन आता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर में। मोरलिटी की बात यहां पर क्या कर रहे हैं, मोरलिटी की बात यहां पर ये कर रहे हैं कि कोर्ट ने ये तो देख लिया कि किसान जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं एक रोड पर लेटकर, और उसकी वजह से आने जाने वालों को प्रॉब्लम हो रही है कि यहां पर स्कूल में जाने वाले भी बच्चे हो सकते हैं या फिर हॉस्पिटल में जाने वाली गाड़ियां हो सकती सॉरी। तो वो तो चीजें कोर्ट ने देख ली, पर लेकिन कोर्ट ने ये नहीं देखा कि पूरी की पूरी सर्दी निकल गई किसानों के ऊपर से कि वो यहां पर एक तरीके से पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है, जो कि हमारा संविधान भी बोलते हैं। और इसी तरीके से सेम फंडा देखने को मिला सिटीजनशिप अमेंडमेंट का प्रोटेस्ट करते हुए। सर्दी में कैसी कितनी तकड़ी तकड़ी बारिश भी हुई, सर्दी भी वहां पर देखने को मिली, उसके बाद भी वो वहां पर अपने स्ट्रगल करते रहे। तो वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट जो है इस डिसीजन को रिव्यू करना चाहिए कि राइट टू प्रोटेस्ट जो है वो पर्सन का हक होना चाहिए, उसको इस तरीके से नहीं छीना जा सकता। हमारे संविधान में भी अगर ये सेम फंडा अगर अंग्रेजों वाला यहां पर जो राइटर है बोल रहे हैं बेसिकली कि ये अंग्रेजों वाला पैटर्न फॉलो करके चला जा रहा है कि जिस तरीके से अंग्रेज जो थे वो प्रोटेस्ट को सप्रेस करने की कोशिश करते थे, सेम फंडा यहां पर है जो साथ में भी आने की कोशिश कर रहा है। अगर कोई यहां पर इनके चाहे कोई कॉमेडियन हो गया, चाहे कोई जर्नलिस्ट हो गया, उसको भी यहां पर कहीं ना कहीं एक तरीके से आज के डेट में उसके ऊपर कहीं किसी के ऊपर देशद्रोह का चार्ज लगाया जा रहा है, तो किसी को आतंकवादी बोला जा रहा है। तो अलग अलग गलत तरीके से यहां पर पावर का मिसयूज किया जा रहा है, वो कोर्ट क्यों नहीं देख रहा है। इसी के साथ में जैसे कई सारे कॉमेडियन हो गए, ठीक है, कई सारे सपोर्टर हो गए, कई सारे जर्नलिस्ट हो गए, जर्नलिस्ट अपना काम करेंगे, जो रियलिटी में ग्राउंड लेवल पर हो रहा है वो दिखा रहे हैं, तो उनको उठाकर जेल के पीछे फेंका जा रहा है, कॉमेडियन को जेल के पीछे फेंका जा रहा है। तो ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन सबसे रिलेटेड उनके अकाउंट ब्लॉक किए जा रहे हैं। तो कोर्ट ये क्यों नहीं देख रहा है, आखिर कोर्ट आखिर यहां पर आंखें बंद कर क्यों बैठा है। तो इसके बारे में यहां पर राइटर बोल रहे हैं। इसी के साथ में कह रहे हैं कि आर्टिकल 19 जो है हमारे संविधान का, वो बोलता है कि पीसफुल प्रोटेस्ट आप लोग कर सकते हैं, एसोसिएट हो सकते हैं। तो शाहीन बाग में भी पीसफुली प्रोटेस्ट यहां पर चल रहा था। अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट वाला अगर 26 जनवरी का जो इंसिडेंट आप लोग छोड़ दो तो वो भी पीसफुल चल रहा था। तो राइटर ये बोल रहे हैं कि यहां पर इसको क्यों नहीं देखा जा रहा है, और कोर्ट ये कह रहा है कि मीडिएट कर लो। मीडिएट क्यों कर ले, यहां पर आप लोगों को डिसीजन देना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, उसको ध्यान में रखते हुए। मीडिएशन का काम तो कोर्ट की अदालत के बाहर होता है, तो कोर्ट यहां पर इस मुद्दे को लेकर अपने एक कोर्ट जो मुद्दा लेकर चल रहे हैं मीडिएशन का, तो ये मीडिएशन का मुद्दा कोर्ट का नहीं है। कोर्ट का मुद्दा है कि आप लोग सही जजमेंट दें, फेयर जजमेंट दें, जो कि सही तरीके से सब चीजों को काउंट करें। तो यहां पर सारे एंगल को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को जजमेंट देना चाहिए, ना कि आप लोग आधे एंगल को काउंट करके चल रहे हैं। तो ये बातें यहां पर बोली जा रही हैं। तो ये तो था जो आर्टिकल में राइटर अपने जो भाव यहां पर प्रस्तुत कर रहे हैं। अब हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। यहां पर बात की जा रही है राइट टू प्रोटेस्ट के बारे में। तो राइट टू प्रोटेस्ट आता कहां पर है, तो फंडामेंटल राइट के अंदर है। फंडामेंल राइट कहां पर है, तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आप लोगों को फंडामेंटल राइट देखने को मिलेंगे। इसमें किस किस कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया, तो 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। राइट टू इक्वलिटी आता है आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक। राइट टू फ्रीडम आता है आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक। और इसी में आर्टिकल 19 के अंदर जब आप लोग जाएंगे तो आर्टिकल 19 जो है यहां पर वो ये बोलता है कि आप लोगों के पास में राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। आर्टिकल 19 का यहां पर आर्टिकल 19 का 1 और जो ए है उसके अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगा। और पीसफुल असेंबल यानी कि इकट्ठे हो सकते हैं आप लोग बिना किसी हथियार के, तो आर्टिकल 19 का फर्स्ट बी यहां पर ये बोलता है। लेकिन इसी के साथ में आर्टिकल 19 का जो सेकंड पार्ट है यहां पर ये बोलता है कि यहां पर अगर आप लोगों की जो फंडामेंटल राइट है ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, उस पर एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल किसी भी तरीके से आप लोग काम करते रहेंगे। सोवरेनिटी को अगर हर्ट होता है, इंटीग्रिटी को अगर हर्ट होता है, पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर को अगर नुकसान पहुंचता है, तो यहां पर एक्शन लिए जा सकते हैं रेगुलेट करने के लिए। तो ये बातें बोली जाती है इसके अंदर। पर लेकिन उसके अंदर एक बैलेंस होना चाहिए। राइटर यहां पर ये बोल रहे हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। जैसे बच्चों को ना आज की डेट में कई बार चाइल्ड लेबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, काम करते हुए पाए जाते हैं, तो उसको हटाने की बात की जाती है यहां पर आर्टिकल 24 में। और यहां पर 23 यहां पर जैसे कि स्लेव वाला केस देखने को मिला था। अभी यहां पर कई सारे राज्यों में कई बार यहां पर इस तरीके के बंधुआ मजदूर टाइप के जो केस निकल कर आते हैं, तो आर्टिकल 23 यहां पर उस चीज को रोकने की बात करते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 के बीच में आता है। कल्चर एंड एजुकेशनल राइट के बारे में बात करें तो आर्टिकल 29 से लेकर 30 के बीच में देखने को मिलेगा। राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो है आर्टिकल 32 के अंदर आप लोगों को नजर आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल याद रखना। बाकी फंडामेंटल राइट जो है वो बात की जा रही है कि आइसोलेशन में आप लोग उनको एंजॉय नहीं कर सकते। यानी कि जैसे बोला जा रहा है ना कि ये राइट टू प्रोटेस्ट आप लोगों का हक है और आप लोग अपने घर पर बैठकर प्रोटेस्ट कर लो, किसी
ऐसे ग्राउंड में बैठकर प्रोटेस्ट कर लो। प्रोटेस्ट का मतलब ही क्या रहेगा, वो तो इंपैक्ट नहीं डालेगा गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट तो बोल देगी करते रहो। जब इतनी दिक्कत होने के बाद भी यहां पर गवर्नमेंट सुनने के लिए तैयार नहीं है, अगर कोई शांति में बैठकर कहीं प्रोटेस्ट करेगा तो फिर गवर्नमेंट को क्या दिक्कत हो रही है, जिंदगी सबकी चली रही है, मरते रहो वहां पर भूखे जिसको मरना है। तो ये आइसोलेशन में भी इंजॉय नहीं कर सकते, तो उसी के बीच में बैलेंस बनाने की बात की जा रही है कि एक बैलेंस होना चाहिए कि एक तरीके से जो लोग जा रहे हैं सड़कों पर, तो कम से कम जो जैसे ऐसी बसें हैं जहां पर बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, हॉस्पिटल वाली चीजें हैं, कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो उनको जाने दिया जाए। तो इस चलते यहां पर एक बैलेंस बनाकर यहां पर चलना चाहिए। पर लेकिन साथ ही साथ में आर्टिकल 51A है हमारी कंट्री में संविधान में, जो फंडामेंटल ड्यूटी की बात करता है। तो जो पब्लिक प्रॉपर्टी है या फिर कोई भी ऐसा वायलेंस हम लोगों को नहीं फैलाना है, तो इस सिटीजन की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है, यानी कि अंधाधुंध होकर कुछ भी किए जा रहे हैं। आपकी ही प्रॉपर्टी है, जिसको ये लगता है ना वो टैक्स पे नहीं करता है। अगर एक पेन, एक बिस्किट का पैकेट, एक दूध या एक दूध का पैकेट या फिर दही का पैकेट या फिर कोई सब्जी मार्केट से कुछ भी आप लोग खरीद कर लेकर आए ना, हर एक चीज के ऊपर आप लोग टैक्स पे कर रहे हो। ये सारा इनडायरेक्ट टैक्स होता है। अगर आप लोगों को लगता है टैक्स पे नहीं कर रहे हो, तो जो भी प्रोडक्ट आप लोग आज के में किसी की अगर बस जला रहे हो, किसी की अगर पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हो, इनडायरेक्ट वे में अपनी ही प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हो, तो उनका सेफ गार्ड आप लोगों को करना है। ये फंडामेंटल राइट बोलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन आप लोग बताइए, फंडामेंटल राइट हमारे संविधान में कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किए गए थे, ये आप लोगों को बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा इसके बारे में, जान के कई सारी चीजें आप लोगों को जानने को मिलेगी। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था, क्या इंडिया में जो क्रिमिनलाइज किया जा रहा है यहां पर कॉमेडी या फिर एंटरटेनमेंट को, आप लोग इसके बारे में क्या बोलते हैं। तो यहां पर इसको समझने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा आर्टिकल के अंदर लेकर चलूंगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों ये न्यूज में। अभी कुछ दिनों पहले कुणाल कामरा करके एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, उनके ऊपर चार्ज लगाया गया सुप्रीम कोर्ट में, यहां पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। ठीक है, अभी यहां पर मुनव्वर फारूकी करके एक पर्टिकुलर कॉमेडियन थे स्टैंड अप, अब वो 1 महीने के जेल काट कर आए। तो इसके चलते ऐसा डिस्कशन यहां पर किया जा रहा है कि क्या कॉमेडियन जो है वो यहां पर इस तरीके से आज के डेट में जो इस तरीके का फंडा देखने को मिल रहा है, तो क्या ये गलत हो रहा है, क्या चल रहा है यहां पर ये, तो ये क्या ऐसा कोई लीगल सिस्टम है जिसके खिलाफ यहां पर इनके खिलाफ एक्शन लिए जा रहे हैं या फिर वैसे ही सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है। तो इसके ऊपर मुद्दा है। तो इसको समझने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा न्यूट्रल होना पड़ेगा। ये मत सोचिए कौन क्या कर रहा है, एक बार मुद्दे को समझने की कोशिश कीजिए क्या क्या बातें की जा रही है। यहां पर सबसे पहले तो ये कि सडन एकदम ये सामने चीजें कैसे आ रही हैं कि यार इसको पकड़ लिया, उसको फेंक दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, आखिर ये चल क्या रहा है। तो राइटर का ये मानना है कि सडन नहीं हो रहा है। रीजन क्या है, रीजन समझते हैं पहले। यहां पर रीजन यहां पर इनके द्वारा ये बोला गया है कि पहले अगर कोई स्टैंड अप कॉमेडियन होता था तो वो एक एलीट ग्रुप सोसाइटी के सामने जाकर कॉमेडी करता था। किसी क्लब में जाकर बैठ गया तो वहां पर लोग आते थे, 500 1000 रुपए लेकर टिकट खरीदते थे, बैठकर कॉमेडी देखते थे, क्योंकि वे ऐसे लोग थे जिनके पास में पैसों की कमी नहीं है। ठीक है, तो वो वहां पर आते हैं, एंजॉयमेंट करते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं क्लब में जाकर, तो स्टैंड अप कॉमेडी वहां पर देखने को मिलती थी। पर लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ, जैसे कोविड-19 ने तो और भी ज्यादा इसमें और ज्यादा ओपन कर दी चीजें, तो यूट्यूब पर बहुत सारे कॉमेडियन आ गए। तो यूट्यूब में अब ये जो एक्सेस है कॉमेडी की वो उन लोगों को भी हो गई जो एक नॉर्मल लोग हैं, यानी कि पहले किनके लिए था, ये एलीट सेक्शन के लिए था। तो यहां पर अब इन्होंने क्या किया, अब इंटरनेट से ऑडियंस उठाना स्टार्ट कर दिया, जो कि पहले क्लब वलब में जाकर यहां पर मोस्टली काम किया करते थे। 2011 के एयरफेयर में आप लोगों ने देखा होगा जब अन्ना हजारे जी का मूवमेंट चला था, उस टाइम पर कोई ज्यादा चीजें आप लोग ऐसी देखने को नहीं मिली। पर फिलहाल अगर कोई भी मूवमेंट चलता है तो ये क्या करते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये हो गई, अगर डेली एक ही तरीके की कॉमेडी करेंगे तो इनको कोई देखेगा नहीं, तो इन्होंने अलग अलग टॉपिक्स को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया। अब ये कभी पॉलिटिक्स के ऊपर कमेंट करते हैं, कभी किसी पॉलिटिशियन के ऊपर, कभी किसी पर्टिकुलर रिलीजियस मुद्दे के ऊपर भी कमेंट करते हैं। अब पहले क्या था, एक पर्टिकुलर क्लब में बैठते थे जहां पर काम चलता था आराम से, जो समझदार पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे सारे, जिनका एक आईक्यू लेवल भी काफी अच्छा रहता था, तो वो सारे लोग बैठकर अपना काम करते थे। पर लेकिन आज के डेट में हर एक इंसान के हाथ में मोबाइल है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रॉपर वे में सही लेवल पर एजुकेट भी नहीं है, ठीक है, पर लेकिन उनके हाथ में मोबाइल है। अगर कल को कुछ भी उनके खिलाफ कुछ बोला तो उनकी जो एक तरीके से फीलिंग है वो आहत होगी। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हालांकि इसके बाद में इसको अच्छे तरीके के लिए भी यूज किया गया, जैसे AIB यानी कि ऑल इंडिया बकचोद करके यहां पर ये एक पर्टिकुलर प्रोग्राम चलाया गया था, जिसके चलते यहां पर नेट न्यूट्रलिटी को सपोर्ट किया गया और ये कैंपेन में जीत भी गए। नेट न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट क्या था, नेट न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट ये था कि आज की डेट में अगर आज के डेट में आप लोग किसी पार्क के अंदर जाते हैं, पार्क के अंदर एंट्री करने के लिए आप लोगों को 500 रुपए देने हैं, ठीक है, तो 500 रुपए दे दिए। अब पार्क में आप लोग झूला झूलो, अगर वहां पे स्विमिंग पूल है वहां पर नहाओ, जिम है तो उसमें आप लोग एक्सरसाइज करो, रनिंग करो, जो भी करना है करो, कोई पैसा नहीं देना है। तो ये है नेट न्यूट्रलिटी। पर लेकिन अगर बात करें, अगर नेट न्यूट्रलिटी नहीं है तो 500 रुपए तो एंट्री के देने हैं। अब झूला यूज करने के अलग से पैसे देने हैं, आप लोगों को स्विमिंग पूल में नहाने के अलग से पैसे देने हैं, आप लोगों को रनिंग करनी है पर्टिकुलर पार्क के एरिया में जाकर उसके लिए अलग से पैसे देने हैं।
तो ये गलत चीजें हो जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इंटरनेट रिचार्ज करा लिया तो बस काम खत्म, फिर कोई भी वेबसाइट आप लोग विजिट करो। पर लेकिन अगर इसके बाद में आप लोगों को कि व्हाट्सएप के लिए अलग से पैसा देना है, फेसबुक के लिए अलग से पैसा देना है, ये वाली वेबसाइट पर जाने के लिए अलग से पैसा देना है, तो वो वाली चीजें अलग स्टार्ट हो जाती, तो फिर ये नुकसान देती चीजें काफी, ठीक है। तो इसके लिए कंपेन चलाया गया, तो यहां पर चीजें देखने को मिली। आज की डेट में जो कॉमेडी का जो आर्ट है वो काफी चेंज होता जा रहा है वहां पर, क्योंकि अलग अलग कॉमेडियन अलग अलग लेवल पर आ रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा जनता को अट्रैक्ट करने के लिए तो ये कई सारे ऐसे ऑब्जर्वेशन जो कि सोसाइटी को लेकर या जो क्वेश्चन करते हैं, जो पावर में लोग हैं उनके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन उठा लेते हैं। आज के में ये लिमिटेड नहीं रहा है कि एक एलीट ग्रुप ऑफ सेक्शन जिसके पास से पैसा होता था वो ग्रुप वाला, या फिर जो बिल्कुल लिमिटेड ग्रुप था क्लब में जाकर काम करते थे, मास ऑडियंस तक चीजें पहुंच गई है। और अगर मास ऑडियंस तक कोई चीजें पहुंचती है तो हमारी कंट्री में कई सारे रूल और रेगुलेशन आ जाते हैं, जैसे इंडियन पिनल कोड हो गया। अगर कोई किसी के रिलीजियस सेंटीमेंट को हर्ट कर रहा है तो यहां पर दिक्कत होगी। क्रिमिनल डिफेमेशन लॉ यहां पर है इस चीज को टैकल करने के लिए। पब्लिक जो मिसचीफ आप लोगों को देखने को मिलेगा, पब्लिक को आहत किया जा रहा है, कोई और दिक्कत देखने को मिल रही है, यहां पर आप लोगों को कंडीशन निकल कर आएगी। अगर कुछ और गलत काम कर रहे हैं, ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट अगर ऑनलाइन आप लोग डाल रहे हैं, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है उसका यूज किया जा रहा है। तो पहले ये चीजें नहीं होती थी क्योंकि सारी चीजें लिमिटेड वे में रहती थी, सब इंटरटेनमेंट के लिए आते थे। पर लेकिन अब आज की डेट में यूट्यूब पर सब इंटरटेनमेंट के लिए नहीं आते हैं, बहुत सारे आप लोगों को एडुटेनमेंट के लिए देखने को मिलेंगे, यानी कि एजुकेशन भी यहां पर आज की डेट में इंक्लूड होता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन आकर एजुकेशन ले रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर सिस्टम के तहत एक माहौल बनाना भी जरूरी है, तो जिसके तहत ऐसे केस आ रहे हैं। पर हाँ, ये भी नहीं है कि कुछ भी बोले, अगर गवर्नमेंट को बोल रहा है तो उठाकर उसको जेल में डाल दिया, अगर नॉर्मल अपोजिशन को बोल रहा है तो सही है, तो वो चीजें भी नहीं होनी चाहिए। तो एक बैलेंस यहां पर बनना चाहिए बेसिकली, तो उस बैलेंस को यहां पर बनाए रखने की भी बात इनके द्वारा की जा रही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा। तो बाकी आप लोग क्या समझते हैं, क्या सही है क्या गलत है, आप लोग अपनी राय यहां पर बता सकते हैं, ठीक है। ये आर्टिकल थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, अपनी लाइफ में अगर कहीं पर इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं तो जरूर इंप्लीमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये काफी बड़ा मुद्दा आज के डेट में हो चुका है। ये मुद्दा क्या है, ये मुद्दा है पीस विद नेचर। नेचर जो है जिसके साथ में पीस करना काफी ज्यादा जरूरी है। क्लाइमेट चेंज, नेचर लॉस और पोल्यूशन, चाहे वो सोयल का हो, यानी चाहे वो सोयल यानी कि मिट्टी का हो, चाहे वाटर का हो, चाहे एयर यानी कि हवा का हो, तो उसके अंदर पोल्यूशन इतने लार्ज स्केल पर फैलता जा रहा है कि ये इतना खतरनाक है कि कोविड-19 जो हम लोग बोलते हैं ना, कोविड-19 की बीमारी, कोविड-19 तो कुछ भी नहीं है इसके आगे, जितना ह्यूज लेवल पर यहां पर ये नुकसान पहुंचा रहा है और नुकसान पहुंचा सकता है। 2020 में यहां पर यूनाइटेड नेशन का जो इन्वायरमेंट प्रोग्राम है यूएनईपी, उसके द्वारा अनाउंस किया गया था कि हम लोग फिर से यहां पर जो 3 डिग्री सेंटीग्रेड सेंचुरी के एंड तक टेम्परेचर बढ़ना था उसकी ओर यहां पर बढ़ रहे हैं। हालांकि पेंडेमिक ने थोड़ा कम किया है, पर लेकिन फिर भी उसकी ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, क्योंकि पेंडेमिक में सबकी गाड़ियां घर खड़ी हो गई थी, सारी फैक्ट्री बंद हो गई थी, तो कुछ सॉल्यूशन हुआ, कुछ राहत की सांस मिली थी नेचर को, पर फिर से उसी पैटर्न में हम लोग आ गए हैं। तो कैसे यहां पर ये चीजें सुधर पाएंगी वो हम लोग को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि आज की डेट में जितना हम लोग कोयला निकाल रहे हैं, जितना पेट्रोल निकाल रहे हैं, जितना डीजल, ये सारी चीजें हम लोग निकाल रहे हैं, जितने रिसोर्सेज हम लोग यूज करें, तो कम से कम जितना होना चाहिए था, यानी कि 20 सालों में जितना हम लोग को खर्च करना था, हम लोग इतना खर्च कर चुके हैं कि इन 20 सालों में 40% और कम पड़ गया है। यानी कि कहने का मतलब यह कि अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि आप लोगों के पास में यहां पर ये पर्टिकुलर मिठाई की एक ट्रे है और सबको आप लोगों को मिठाई खानी है, और ये जो मिठाई है आप लोगों को, ये आप लोगों को 10 दिन तक चलानी है, पर लेकिन कुछ इसमें ऐसे भी लोग थे मेरे जैसे जो कि मीठे के काफी शौकीन है, तो ये मिठाई आप लोगों ने 6 दिन में ही खत्म कर डाली, बाकी के 4 दिन खाने के लिए कुछ नहीं मिला। तो वो बात आप लोग समझ सकते हैं, जो रिसोर्सेज यहां पे हम लोगों को खत्म करने थे आराम आराम से, वो रिसोर्सेज हम लोग खत्म कर चुके हैं। अभी से ही 40% कमी यहां पर चल रही है फिलहाल प्रेजेंट टाइम में। अगर देखिए मतलब क्या है, जितने पेड़ हम लोग को लगाने थे उससे ज्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं। आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, पेड़ लगा रहे हैं 10, काट के पेड़ लगा रहे हैं 10 और काट रहे हैं 20, ठीक है, ऐसा आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। पेड़ लगा रहे थे 100 पर लेकिन लग नहीं रहे उतने, और काट दिए 60, ठीक है, तो 40 की कमी चल रही है भाई साहब, कैसे करोगे इसको भरपूर्ति आप लोग? तो वो कंडीशन समझाने की बात कर रही है। हर 10 में से 9 लोग जो है आज के डेट में वो एयर पोल्यूशन का शिकार है, चाहे वो धरती पर कहीं भी क्यों ना हो। तो अपना सांस लेने में दिक्कत हो रही है लोगों को आज की डेट में। जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे जिनके लंग्स इतने फेफड़े उतने ताकतवर नहीं होते हैं कि वो उस तरीके से लाइफ को एंजॉय कर सकें, उनको नुकसान देखने को मिलेगा। इन्वायरमेंट, सोशल और इकोनॉमिक चैलेंज की अगर बात करें तो खतरनाक लेवल का आप लोगों को देखने को मिलेगा भाई साहब। टेकल करने की बात की जा रही है, टुगेदर मिलकर, अकेला कोई काम नहीं कर सकता है, तो मिलकर काम करना पड़ेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टोटल मिलाकर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं। 17 के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है सोसाइटी को सुधारने का काम करते हैं, इंप्रूवमेंट करने का काम करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है क्या, तो अगर उनके बारे में आप लोग एक नजर डालना चाहते हैं तो यहां पर देख लीजिए। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ये बोलते हैं कि गरीबी को मिटा दो, भुखमरी को मिटा दो, अच्छी एजुकेशन लोगों को दो, क्वालिटी
सॉरी अच्छी हेल्थ दो तीसरे में, चौथे में क्वालिटी एजुकेशन आप लोग दो लोगों को। इसी के साथ में क्लाइमेट एक्शन के बारे में बात करते हैं। लाइफ बिलो वाटर यानी कि समुद्र के अंदर, नदियों के अंदर जो चीजें हैं, लाइफ ऑन लैंड यानी कि पृथ्वी के ऊपर कैसी जिंदगी चल रही है, तो इन सब के बारे में बात करते हैं भाई साहब। क्लीन एनर्जी के बारे में बात करते हैं, पर लेकिन हम लोग उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं। हम लोग एक अलग ही माहौल बना रखे हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। हम लोग बोल रहे हैं बस इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज और इकोसिस्टम जो इकोसिस्टम है उसको कोलैप्स कर अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग सही डायरेक्शन में चल सकते हैं, तो ये बहुत वर्स्ट कंडीशन बनेगी, खासकर जो गरीब देश है उनके लिए। कोई चॉइस नहीं है आप लोगों को, अपनी इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म करने का पड़ेगा, अपनी सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा ऐसे कि वो इन्वायरमेंट को, नेचर को ज्यादा नुकसान ना पहुंचाए। अगर बैंक या फिर इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग जो पैसा दे रहे हैं, तो वो फॉसिल फ्यूल के लिए पैसा न दे, वो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए पैसा दे, सोलर पैनल के लिए पैसा दे, विंड एनर्जी के लिए पैसा दे, तब यहां पर चीजें होगी। तो जब ट्रिलियंस ऑफ मनी डॉलर जो है यहां पर वो नेचर की पॉजिटिव फार्मिंग के लिए या फिर क्लीन एनर्जी के लिए, वाटर क्लीन करने के लिए अगर पैसा जाएगा, तो तब जाकर चेंज होना स्टार्ट होगा। लोग तो प्रायोरिटी अपने आप चेंज कर देते हैं यार। मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए इतनी जनता परेशान क्यों है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए क्यों परेशान है? क्योंकि गवर्नमेंट जो है, आखिर पंजाब वाले रीजन में जहां पे पानी काफी कम है, वहां पर भी लोग चावल की खेती दमादम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे रही है। उन फसलों पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने स्टार्ट करो ना जो उस पर्टिकुलर एरिया के लिए सुटेबल है, तो ये आप लोग करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप लोगों को स्टेप उठाने हैं। यानी कहने का मतलब है कि इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो बैलेंस बनाकर चलिए, समझाइए भी लोगों को। अगर लोगों को समझाएंगे, एजुकेट करेंगे, तो भी काम चलेगा। अभी क्या हुआ, फार्म प्रोसेस जो चल रहा है, गवर्नमेंट ने भी स्टेप तो उठा लिए, चलिए कुछ स्टेप इनमें अच्छे भी हैं, पर लेकिन कॉन्फिडेंस में नहीं लिया सामने वाले को, ठीक है। सामने वाले को कॉन्फिडेंस में तो लो कि भाई साहब ऐसे करने से ऐसी चीजें होने वाली हैं, कुछ समझो क्या क्या हम लोग कर रहे हैं, पर वो चीजें नहीं की गई, जिसकी वजह से ये कंडीशन अभी देखने को मिली, ठीक है। तो ये बात यहां पर बताई जा रही है, ओके। आगे चलते हैं। यहां पर नेक्स्ट जो आर्टिकल है, यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा इन्फ्लेशन के बारे में, महंगाई के बारे में। तो महंगाई अचंभे में डालने वाले लेवल पर पहुंच रही है। तो यहां पर बात की जा रही है किसके बारे में? इन्फ्लेशन के। तो एक बार आप लोग समझ लीजिए, जो इन्फ्लेशन है वो काम कैसे करता है। आप लोग देखने को मिलेगा डिमांड पुश इन्फ्लेशन, कोस्ट पुश इन्फ्लेशन और बुलेटिन इन्फ्लेशन। क्या होता है ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन? क्या होता है? मार्केट में जो डिमांड है, अगर मार्केट में एप्पल रखे हुए हैं, तो एप्पल मान लीजिए एक ही ठेली पर रखे हुए हैं, ठीक है। खरीदने वाले कई सारे आ गए, ठेली वाला बोला था भाई साहब 100 रुपए किलो दे रहा था, पर लेकिन अब 150 रुपए किलो दूंगा। तो डिमांड बढ़ गई, इन्फ्लेशन बढ़ गया, इनके एप्पल वाले ने इन्फ्लेशन बढ़ा दिया, इनके महंगाई बढ़ा दी कि जिसको लेने हैं ले लो, ठीक है। तो ये बात की जा रही है। आप लोगों ने देखा भी होगा, अगर मान लीजिए आप लोग कहीं बैठकर जा रहे हैं और बस नहीं है, उस दिन प्रोटेस्ट चल रहा है, तो ऑटो वाला क्या बोलेगा? जाना है जाओ, लेता तो था 100 रुपए, पर लेकिन अब ना 500 रुपए लूंगा वहां तक जाने के। अब आप लोग देख लो जाना है कि नहीं जाना है। तो डिमांड बढ़ गई तो इन्फ्लेशन बढ़ गया, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। कोस्टफुल इन्फ्लेशन क्या है? अगर कॉस्ट बढ़ गई, ये गुब्बारे वाला है, यहां पर गुब्बारे वाला इसके अंदर हीलियम भरता है, तो वैसे गुब्बारे का प्राइस जो है 5 रुपए, पर लेकिन हीलियम का जो प्राइस है वो बढ़ाकर यहां पर 20 रुपए कर दिया, तो इसके अंदर जो चीजें यूज की जा रही है उसका प्राइस बढ़ गया है। तो इसका मतलब यह है कि मटेरियल जो यूज किया जाए किसी प्रोडक्ट को बनाने में, उसका प्राइस बढ़ गया है। तो ये कॉस्टफुल इन्फ्लेशन होता है, यानी कि उसकी कॉस्ट बढ़ गई है क्योंकि मटेरियल का भाव बढ़ गया है, तो इसको कॉस्टफुल इन्फ्लेशन बोलते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है बुलेटिन इन्फ्लेशन के बारे में। बुलेटिन इन्फ्लेशन क्या होता है? यहां पर अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन की वेज बढ़ रही है, यानी कि एक पर्सन है पर्टिकुलर पर्सन, और उसकी पहले जो वेज थी यानी कि जो सैलरी थी वो 10,000 रुपए थी, तो पहले क्या करता था? वो नॉर्मल दाल चावल खाकर काम चलाता था। अब उसकी सैलरी 20,000 हो गई है, तो भाई साहब ने चिकन खाना स्टार्ट कर दिया है, पनीर खाना स्टार्ट कर दिया है। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो अब मार्केट में चिकन और पनीर का जो भाव है वो बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से ये बुलेटिन इन्फ्लेशन हो गया। तो प्राइस यहां पर जिस तरीके से बढ़ रहा है, जिससे वेज बढ़ रही है, ठीक है। तो ये वाली कैटेगरी है। तो अभी अगर आप लोग बात करिए, यहां पर जो बातें की जा रही है कि देखिए ऑटोमोबाइल से लेके मैन्युफैक्चरिंग या फिर बिल्डर से लेके जो रॉ मटेरियल तक काफी सारी चीजों के प्राइस अभी बढ़ रहे हैं, जिसके चलते प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो इसके चलते यहां पर हम लोग को बैलेंस बनाना है। तो रिजर्व जो हमारी कंट्री बैंक है उसको भी लिक्विडिटी के ऊपर फोकस देना पड़ेगा, एक बैलेंस बनाकर यहां पर चलना पड़ेगा, ताकि माइक्रो इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटी बनी रहे। मैक्रो इकोनॉमी क्या होती है? मैक्रो इकोनॉमी के बारे में अगर आप लोगों से कोई बात करे, अगर मैं आप लोगों से बोलूं आप लोगों के घर में कितना खर्चा है, कितनी कमाई है, क्या चल रहा है, आप लोगों से बोलूं आपकी पर्टिकुलर लाइफ में कितना खर्चा, कितनी कमाई, क्या चल रही है, तो ये हो गया पर्टिकुलर, ये हो गया माइक्रो, ठीक है। पर लेकिन मैक्रो का मतलब होता है बड़े लेवल पर, यानी कि लार्ज एक वोल कंट्री के बारे में जब हम लोग बात करने लगते हैं, बिग पिक्चर जब हम लोग देखते हैं एक तरीके से बाहर निकलकर, ठीक है। तो एनालाइज करना नॉट वन कंज्यूमर, ठीक है, एनालाइज करना एवरीवन को, ठीक है, एक वन बिजनेस को नहीं है, पूरे सारे जितने भी बिजनेस है कंट्री के अंदर उनको एनालाइज करना। तो पूरा इसको मैक्रो इकोनॉमी बोल देते हैं, बड़े मुद्दे पर काम किया जाता है। तो माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी में जो डिफरेंस है वो ये है कि माइक्रो होती है छोटे लेवल पर और मैक्रो होता है बड़े लेवल पर, ठीक है।
तो ये याद रखिएगा। काम कौन करता है बैलेंस बनाने का? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल करने का, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है फिस्कल पॉलिसी को कंट्रोल करने का। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? जब इंटरेस्ट रेट क्रेडिट रेशियो जो है उनमें बैलेंस बनाकर रखा जाता है। फिस्कल पॉलिसी टैक्स लगा दिया भाई साहब, इस पर इतना खर्च करना है, गवर्नमेंट जब बजट लेकर आती है तो वो फिस्कल पॉलिसी देखने को मिलती है। दोनों का मिलाकर काम क्या होता है? इकोनॉमी में ग्रोथ आना चाहिए, इन्फ्लेशन कंट्रोल यानी कि महंगाई कंट्रोल होनी चाहिए, सोसाइटी में स्टेबलिश होनी चाहिए। तो ये गोल होते हैं इनके, जो इनको फॉलो करके चलने होते हैं। 4 + -2 यह है इन्फ्लेशन को टारगेट करने का मुद्दा, कि इसके नीचे आप लोगों को इन्फ्लेशन रखना है। तो याद रखना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो इन्फ्लेशन के बारे में यहां पर बात करती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है यहां पर, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब टाई होती है तब वोट डालते हैं। 6 मेंबर होते हैं, 3 गवर्नमेंट के और 3 बैंक के, जिसमें एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी होते हैं। कौन है गवर्नर ये आप लोग बता दो यार नीचे कमेंट बॉक्स में ठीक है, आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है यहां पर ये आर्टिकल हो गया, ये हो गया किरण बेदी जी से रिलेटेड। किरण बेदी जी को अभी यहां पर जो पौंडीचेरी है उनको बाहर निकाला गया यहां से, तो पौंडीचेरी से जो बाहर निकाला गया उसी के बारे में आर्टिकल है। तो पौंडीचेरी है कहां पर? यहां पर भी पौंडीचेरी है आंध्र प्रदेश के अंदर, तमिलनाडु के अंदर भी 2 पौंडीचेरी है और 1 पौंडीचेरी है केरला के अंदर। तो 4 डिस्ट्रिक्ट है टोटल पौंडीचेरी का। एक हो गया आंध्र प्रदेश के अंदर येनम, 2 हो गए तमिलनाडु के अंदर पौंडीचेरी और कराईकल, और तीसरा हो गया मेह केरला के अंदर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब आर्टिकल के ऊपर चलते हैं। आर्टिकल में क्या बात बोली गई है? आर्टिकल में यहां पर जो बात बोली गई कि किरण बेदी जो थी उनके द्वारा काफी बड़ा रोल प्ले किया जा रहा था। एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को एक रस्साकसी चल रही थी इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ में। जो चीफ मिनिस्टर जो नारायणस्वामी उनके साथ में इनका उग्र जो बिहेवियर यहां पर देखने को मिल रहा था, काफी बुरी कंडीशन। हालांकि अच्छे काम काफी सारे किए गए इनके द्वारा, जबकि यहां पर जो सैनिटेशन है, रिजुनेशन ऑफ वाटर बॉडीज को फिर से रिकवर करना, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, वो सारी चीजें। पर फिर भी जो डिफरेंस था इनका एक इलेक्टेड बॉडी के साथ में जिसको जनता ने इलेक्ट करके भेजा है, तो ये सही मुद्दा यहां पर नहीं था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी। अगर बात करें इनके द्वारा, ऑफिशियल जो था उसको सस्पेंड कर दिया, जो सोशल मीडिया पर बेहुदापन दिखा रहा था। 2 व्हीलर के लिए बोला हेलमेट रूल बनाया गया। फ्री राइस स्कीम, अपॉइंटमेंट जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, कोटा फॉर गवर्नमेंट जो स्टूडेंट्स होते हैं मेडिसिन एडमिशन के लिए मेडिकल में, इसी के साथ में जो मनी रेज की जा रही थी फंड के लिए जो सीएम फंड से, तो उन सब चीजों के बारे में। तो कई सारे ऐसे मुद्दे थे यहां पर जिसमें चीफ मिनिस्टर के साथ में इनकी शब्दों की वॉर चल रही थी। चीफ मिनिस्टर कुछ करना चाह रहे थे तो ये उनको ढंग से परमिशन नहीं दे रही थी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे लेफ्टिनेंट जो गवर्नर होता है वो सुपीरियर पावर रखता है एज कंपेयर टू जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है यूनियन टेरिटरी। क्योंकि यूनियन की टेरिटरी मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट की टेरिटरी है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है, और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है वो प्रेसिडेंट का नॉमिनी होता है। तो इसका मतलब है कि इसके अंडर में आएगी इलेक्टेड गवर्नमेंट, पर लेकिन संविधान में यह भी बोला गया कि इसको काम करना है जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके हिसाब से। तो दोनों के बीच में यहां पर रस्साकसी चल रही थी, जिसकी वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखने को यहां पर मिल रही थी। ठीक है, तो यह भी मुद्दा था। अभी जो मुद्दा है आप लोग याद रखिएगा, यहां पर लेफ्टिनेंट जो गवर्नर है अभी रिसेंटली तमिलिसाई सुंदरराजन जो तेलंगाना की गवर्नर है उनको इसका चार्ज दे दिया गया है। और हमारे संविधान में आर्टिकल 153 ये बात करता है कि गवर्नर फॉर ईच स्टेट होना चाहिए, और यहां पर ये नहीं लिखा है कि एक गवर्नर को 2 चार्ज भी दे सकते हैं, तो वो भी दे दिया गया है। अभी यहां पर जैसे ये बाहर गई है, अभी यहां पर फ्लोर टेस्ट भी कराने की बात की जा रही है। फ्लोर टेस्ट का मतलब ये कि अभी कई सारी उल्टी सीधी हरकतें देखने को मिली जो पौंडीचेरी के अंदर, तो कई सारे लोगों ने पॉलिटिकल पार्टी छोड़ दी है। तो अब देखने वाली बात है कि कैसे यहां पर नॉर्मल चीजें हो पाती हैं। फ्लोर टेस्ट का मतलब होता है कि आकर वोट डालो और दिखाओ कि गवर्नमेंट जो है वो मेजोरिटी में है, इसको फ्लोर टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये था यहां पर पर्टिकुलर मुद्दा। आई होप कि आप लोगों के समझ में कंप्लीट यहां पर आ गया होगा। ओके, आइए अब आप लोगों के सामने यहां पर क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोगों को देना है। गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया के बारे में बात की जा रही है, तो बोला जा रहा है कि इसको सी ऑफ कोर्टीज के नाम से भी जानते हैं, और काफी कम लोग इसको जानते हैं। इसको यहां पर वर्मिलियन सी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो ये इसी के नाम है जिसको गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया बोलते हैं। दूसरा बोला गया गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया एक मार्जिनल सी है अटलांटिक ओशन का। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1, बी बोला गया 2, सी बोला गया 4, डी बोला गया नाइदर 1 नॉट 2। सही आंसर क्या है? ABCFD। तो सही आंसर है यहां पर ए, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। रीजन क्या है? क्योंकि ये पैसिफिक ओशन का मार्जिनल है, ना कि ये अटलांटिक ओशन का। तो ये इस साइड में है, यानी कि यूएसए के ये वेस्ट साइड में है, यूएसए के ईस्ट साइड में नहीं है। ईस्ट साइड में अटलांटिक ओशन है, वेस्ट साइड में पैसिफिक ओशन है। तो गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा यूएसए के ईस्ट साइड में। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? आंसर यहां पर इसका ए हो गया। अपनी कंट्री के कंपेयर में अगर देखेगा तो यहां से आप लोग अगर जाएंगे तो ये पर्टिकुलर लोकेशन है, इस पर्टिकुलर लोकेशन की मैं बात कर रहा हूं यहां पर, तो कोई कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए। तो ये था आज का नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को इससे फायदा जरूर हुआ होगा। अगर नहीं हुआ है तो डिसलाइक करके जाना वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना डिसलाइक क्यों किया है। ठीक है, जो भी कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट लिखते हैं उससे काफी मुझे एक आइडिया होता रहता है कि आप लोगों को क्या क्या दिक्कत हो रही है। उसके बेस पर अगर मुझे लगता है जो भी चीजें हैं वो आप लोगों को यहां पर फिर बताता रहूंगा। ठीक है, तो इसके चलते पीडीएफ यहां से डाउनलोड कर लेना, इकट्ठी सारी जितने भी लेक्चर हैं एक जगह आप लोगों को मिल जाएगी। मेरे साथ आप लोग
ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक, और हाँ कूपर भी कनेक्ट हो सकते हैं इंडियन जो भी ऐप है इस पर भी आप लोग चाहें तो कनेक्ट हो सकते हैं। बाकी पढ़ाई कीजिए, बाकी बाद में कर लेना ये सारी चीजें, अभी फिलहाल पढ़ाई कीजिए। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। अगर लेक्चर अच्छा लगता है तो दूसरों तक जरूर शेयर किया कीजिए, वरना शेयर नहीं करना अगर अच्छा नहीं लगता है तो, ठीक है। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।